दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है, बहुत ही वियर्ड पेपर था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पेपर था। क्योंकि यूपीएससी की अभी तक की जो अप्रोच रही है वो एस्पायरेंट से डिमांड करता है कि वो कॉमन सेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करें पेपर को सॉल्व करते समय। 2023 के पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी की अप्रोच है वो बिल्कुल चेंज हो गई या फिर वो अपनी अप्रोच से भटक गया है। क्योंकि इस बार का पेपर इतना फैक्चुअल है। क्या यूपीएससी अभी ये चाह रहा है कि हमें ऐसे एस्पायरेंट मिले जो सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज को याद करें, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाता? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर को जब एनालाइज करते हैं हमें यूपीएससी की अप्रोच समझ में आती है, लेकिन 2023 में बिल्कुल भी अप्रोच समझ में नहीं आ रही। वो एस्पायरेंट से चाह क्या रहा है? या तो एस्पायरेंट के भविष्य के साथ खेल रहा है, वो हमारे करियर के साथ खेल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत भी की होगी, लेकिन इस बार पूरे पेपर्स की अप्रोच चेंज हो जाने से उनका तो पूरा करियर बर्बाद हो गया। तो यूपीएससी को कहीं ना कहीं इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। और जो सीसेट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट और सीएटी में केस गया है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। अब देखते हैं उसमें क्या करता है। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो हमने पिछले 3 वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे स्टिल 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्वेंशनल सोर्स से आए थे, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते। आज हम इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले और देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो कन्वेंशनल सोर्स से थे, सुने हुए टॉपिक थे, बिल्कुल रैंडम नहीं थे और वो बिल्कुल ईजिली हम कर सकते थे। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स। 4 मार्केट के नाम दिए हुए हैं, लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, 4 मार्केट के नाम दिया हुआ और पूछा कि इसमें से कौन से कैपिटल मार्केट में इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखिए, इकोनॉमी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। कोई संजीव वर्मा से पढ़ता है, कोई मृणाल सर के नोट से पढ़ता है, कोई रमेश सिंह की बुक से पढ़ता है। लेकिन जो सबसे डिटेल्ड सोर्स होते हैं और सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं वो रमेश सिंह की बुक मानी जाती है और मृणाल सर के नोट्स माने जाते हैं। मैंने आज जो रेफरेंस लिया है वो मृणाल सर के नोट्स का लिया है। क्यों? क्योंकि मृणाल सर स्टैटिक पार्ट तो कवर करते हैं, साथ में करंट पार्ट भी कवर करते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मृणाल सर के नोट्स को प्रेफर करते हैं। तो आज हम अपना स्टैंडर्ड सोर्स जो है वो मृणाल सर को लेकर चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको रमेश सिंह में नहीं मिलेगी। रमेश सिंह की जो बुक है उसमें जो स्टैटिक पार्ट है, जो इसमें स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको रमेश सिंह की बुक में मिल जाएंगे। लेकिन रमेश सिंह की बुक में आपको करंट पार्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन है उसका वर्बेटिम आंसर हमको मृणाल सर के नोट्स में मिल जाता है। पेज नंबर 187 में शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में मृणाल सर ने समझाया हुआ है। उसमें मृणाल सर ने साफ साफ बताया हुआ है कि मार्केट 2 प्रकार के होते हैं, एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट का होता है। और मनी मार्केट उसको कहते हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, जो 1 साल के लिए कम के लिए होते हैं, और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के लिए ज़्यादा के लिए होते हैं। उसमें साफ साफ मृणाल सर ने लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, और जो बॉन्ड, शेयर और डिबेंचर होते हैं वो भी कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन जो ट्रेजरी बिल होता है वो शॉर्ट टर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, और जो कॉल मार्केट मनी होता है, कॉल मनी मार्केट होता है, वो भी शॉर्ट टर्म होता है। तो इसका आंसर हमें सीधा मिल जाता है, ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि 2 इसमें ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म है। और इस पूछा क्या गया कैपिटल के बारे में, हमें पता है कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इस चीज में पूछा हुआ है कि जो स्टेरिलाइजेशन की एक्टिविटी है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका सीधा आंसर हमको वर्बेटिम मृणाल सर के नोट्स में मिल जाता है, पेज नंबर 521 चैप्टर नंबर बीओपी। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि आरबीआई एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा पैसा बाहर से आ रहा है, मतलब जो बाहर के लोग हैं, बाहर के सिटीजन्स हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्ट वो कैसे करेंगे? उन्हें कहीं ना कहीं रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके पास तो डॉलर है, तो वो अपने डॉलर बहुत सारे हमारे देश में लेके आएंगे, जिससे कि वो हमारे देश में अपने डॉलर को कन्वर्ट करा के रुपीज़ लेंगे और फिर वो जहाँ चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है बहुत सारे डॉलर हमारे देश में आएंगे, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे डॉलर हमारे देश में आ रहे हैं, जिससे कि रुपीज़ की डिमांड बढ़ रही है। मतलब को ज़्यादा से ज़्यादा रुपीस चाहिए ताकि वो अपने पैसे हमारे देश में इन्वेस्ट कर पाए। तो सीधी सी बात है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रुपीस की ज़्यादा डिमांड है तो रुपीस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले। अगर रुपीस स्ट्रॉन्गर हो जाता है डॉलर के मुकाबले, तो हमने इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है, और अगर आप नए एस्पेरेंट हैं तो आप भी आगे चल के पढ़ेंगे, और जिन्होंने जो पुराने एस्पेरेंट हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी कि अगर रुपी हमारा स्ट्रॉन्गर हो जाता है डॉलर के मुकाबले तो हमारे जो एक्सपोर्ट है उनको नुकसान होता है, लेकिन हमें इम्पोर्ट में फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करता है, जिससे कि जो डॉलर की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई थी उसको वो खरीद लेता है। अब सीधी सी बात है, अगर आरबीआई डॉलर को खरीदेगा तो सामने उसको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो बहुत सारे पैसे इंडियन मार्केट में आ जाएंगे। और हमें पता है कि अगर मार्केट में
पैसे का सप्लाई बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। आप ये आगे चल के पढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो जैसे जैसे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर खरीद लिए और डॉलर खरीदने के बदले उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे की सप्लाई बढ़ गई, आरबीआई के पास डॉलर आ गए, तो मार्केट में जो पैसे की सप्लाई बढ़ गई उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है उस चीज़ को बेच देता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचेगा तो उसके बदले आरबीआई को पैसे मिलेंगे, तो वो जो एक्सेस सप्लाई है उसको आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी पूरी प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन कहते हैं, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से एसोसिएटेड है। इसी को यूपीएससी ने 2023 में पूछा, जिसका हमें आंसर वर्बेटिम मृणाल सर के नोट से मिल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस विया मॉनेटरी पॉलिसी मीन। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा ये बोल रहा है कि जो हमारा कोरोना पेंडेमिक था उसके बाद दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे। उसका कारण लिखा हुआ है कि सेंट्रल बैंक को ये लगा कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस है उनको वो मॉनेटरी पॉलिसी के मीन से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इस क्वेश्चन का आंसर में बिल्कुल वर्बेटिम मिलता है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि कब इन्फ्लेशन बढ़ता है, कब सेंट्रल बैंक जो होती है दुनिया की वो कैसे अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करती है, वो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और अब ये बहुत ज़्यादा करंट में है, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के बाद जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद यूक्रेन वॉर हुआ, उसमें भी बहुत सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण जो कंज्यूमर प्राइसेस है, खाने के प्राइसेस हैं, गेहूँ के प्राइसेस हैं, और जो बाकी सारी कमोडिटीज़ के प्राइस है, पेट्रोल के प्राइसेस हैं, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो अमेरिका की जो फेडरल बैंक है, चाहे वो इंडिया की आरबीआई है, सभी ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे ताकि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन नहीं है, और करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बना लिया होगा। और अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड्स इज टैक्सेबल। हम इकोनॉमी में इन्वेट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली जैसे हमारा म्यूचुअल फंड होता है, वो क्या करता है, अलग अलग कस्टमरों से पैसे लेके उन सब पैसों का एक पूल बनाता है और उस पूरे पूल को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है अपने नॉलेज के हिसाब से और अपने कस्टमरों को वहाँ से रिटर्न देता है। तो वैसे ही ये ट्रस्ट भी है, ये क्या करता है, अलग अलग कस्टमरों से पैसे लेके ये शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के बजाय ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं जहाँ से हमें रिटर्न प्राप्त हो सके, वहाँ पर ये पैसे इन्वेस्ट करता है और वहाँ से जो रिटर्न होते हैं वहाँ से वो अपने कस्टमरों को पैसे चुकाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पूछ लिया कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी इनकम को हम टैक्स में गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। तो इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है कि इन्वेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड, मतलब जो सरफेसी एक्ट है उसके अंदर इन्वेट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बहुत कठिन है, दोनों स्टेटमेंट बहुत रैंडम है और बहुत डिफिकल्ट भी है। इतना डिटेल में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैटेगरी में रख सकते हैं और रैंडम कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एमएसपी के ऊपर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है, और यहीं पर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस एक बार फिर समझाना चाहूँगा। एमएसपी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 2 साल से बहुत न्यूज़ में, क्योंकि फार्म लॉस के प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके कारण न्यूज़ में भी है, और एमएसपी जो है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक में से एक है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, पिछले 25 साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसको मैंने, जो यूपीएससी के जो फेवरेट क्वेश्चन है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने पूरा कंपाइल किया हुआ है और मैंने इसको अपने टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन सकते हैं। कुछ सालों में यूपीएससी ने एमएसपी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वो अलग अलग तरीकों से एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करता है, जिससे आपको यूपीएससी की एक अप्रोच भी समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि एमएसपी को कौन डिसाइड करता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वो आता है जो उसको रिकमेंड करता है। फाइनली एमएसपी का प्राइस कौन डिसाइड करता हुआ है, एमएसपी और इशू प्राइस में क्या डिफरेंस आते हैं, और एमएसपी कौन कौन सी फसलों के लिए दिया जाता है। तो एमएसपी कौन कौन सी फसलों के लिए दिया जाता है उसी से रिलेटेड यूपीएससी ने इस साल भी क्वेश्चन पूछा। लिखा हुआ है कि नाइजर सीट के लिए गवर्नमेंट एमएसपी रिकमेंड करती है कि नहीं करती है। इसका वर्बेटिम आंसर को मृणाल सर के नोट से मिल जाता है। पेज नंबर है 644 में, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, उनका जो पेज 4 आता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नाइजर एक खरीफ क्रॉप है और वो उसके लिए गवर्नमेंट एमएसपी को डिक्लेयर करती है। अब आप बोलोगे लेकिन इससे तो हमारे 2 स्टेटमेंट सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट मैं कहता हूँ कि आप उसको पढ़ के देखो उसके बारे में लिखा क्या हुआ है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड
ऑयल फॉर कुकिंग। अब आपको इस सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नाइजर जो वो सीड है, राम तिल है उसका नाम है, मृणाल सर के नोट से पढ़ोगे तो उसका हिंदी नाम भी मिल जाएगा। और लिखा हुआ है सम ट्राइबल पीपल यूज करते हैं। यूपीएससी इस बात को एकदम दावे के साथ नहीं कह रहा कि ट्राइबल कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी नाइजर सीड को कुकिंग के लिए यूज करती है। उसने लिखा है कि हाँ कुछ ट्राइबल कम्युनिटी यूज करती है। अब इसको यूपीएससी को इस चीज को कभी गलत प्रूव नहीं कर पाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर एक भी ट्राइबल कम्युनिटी इस चीज को यूज कर लेती है, उस ट्राइबल कम्युनिटी में से एक भी आदमी अगर इस चीज को यूज कर लेता है, तो यूपीएससी का ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यूपीएससी इस आंसर को कभी भी रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाएगा। तो ये हमेशा आंसर सही होते हैं, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी वो बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह रहा होता। इस चीज से हमारा ये आंसर बिल्कुल वर्बैटिम सॉल्व हो जाता है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम सब पढ़ते हैं। और जो मैंने आपको ये थर्ड स्टेटमेंट वाला जो ट्रिक बताई है, ये लॉजिकल गेसिंग, इसको कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, सम वाली ट्रिक है। मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 2023 के पेपर में ही 2 क्वेश्चन ऐसे ही आए, जो दोनों क्वेश्चन में सम लिखा हुआ है और दोनों क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन इकोनॉमी का तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है। लिखा हुआ है इसमें हमें करेक्ट बताना है। इतना कठिन क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं जो कि जहाँ का जो टेम्परेचर वो बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर हो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। अब सेकंड स्टेटमेंट हुआ, लिखा हुआ है ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं जिसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल एसिडिक हो, जहाँ की जो पीएच वैल्यू है वो बिलो 3 हो। अब आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, यूपीएससी यहाँ पर कोई भी दावा नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि हाँ ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। अब यूपीएससी इस चीज़ को कभी भी रॉन्ग प्रूव कर सकता है क्या? आप खुद सोचिए, इतनी रोज खोज हो रही है, साइंटिफिक डिस्कवरी इतनी हो रही है, नए नए हमें ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, नए नए फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। तो यूपीएससी जब यहाँ पर कोई दावा कर ही नहीं रहा, तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होंगे ही जो वहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हो, भले उसकी संख्या एकदम स्मॉल अमाउंट में ही क्यों ना हो। अगर वो ऑर्गेनिज्म आज नहीं पाए गए हो सकता है वो कल पाए जाए, पर ऐसे ऑर्गेनिज्म तो होंगे। तो यूपीएससी इस चीज़ को कभी प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि यूपीएससी यहाँ खुद दावा नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को कभी वो रॉन्ग कर ही नहीं सकता। तो इसका आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर है ऑल 3 करेक्ट। देखो ये सही हो गया है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट की कोचिंग से भी आप मिलाओगे तो सही होगा। यूपीएससी की आंसर किसी भी मिलाओगे तो ये आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर है तीनों सही। अगेन सेम अप्रोच पे एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 में पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, चारों में सम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कुछ मशरूम ऐसे होंगे जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होगी, कुछ मशरूम ऐसे होंगे जिसकी साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ मशरूम ऐसे होंगे जिसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज होगी, कुछ मशरूम्स ऐसे होंगे जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज वाले होंगे। अब यूपीएससी यहाँ खुद दावे नहीं कर रहा, अगर एक भी मशरूम ऐसा निकल जाएगा तो यूपीएससी का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो जब यूपीएससी खुद दावा नहीं कर रहा तो इस पर हम बिल्कुल रॉन्ग नहीं करेंगे। चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 4। अब आंसर क्या आएगी यूपीएससी के तो मिला कर देख लीजिएगा। और अब अगर आपको आंसर की तो अगले साल आने वाली है, अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा कर देखना। यूपीएससी ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसमें वो सम वाले क्वेश्चन डालता है, जिसमें वो एक पॉसिबिलिटी जता रहा होता है, दावा नहीं कर रहा होता। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा जनरली सही होते हैं। आप आंसर की मिला के देखेंगे, आपको 98% चांस में ये आंसर बिल्कुल सही मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। 4 एसेट के नाम दिए हुए हैं, लिखा हुआ है उसमें कौन से एसेट है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन से इंटेंजिबल एसेट होते हैं, तो ये एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप इसको इकोनॉमी में भी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक में भी पढ़ोगे, तो इसका सीधे साधा आंसर है कि जो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होती है, हमें पता है कि वो इंटेंजिबल एसेट होती है जो ब्रांड मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट से अचीव करती है। इन्वेंट्री जो होती है हमें पता है वो फिजिकल फॉर्म में होती है, उसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं मान सकते, वो टेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल एसेट वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया वो तो सही है कि वो इंटेंजिबल है, लेकिन जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि इन्वेंट्री हमें पता है फिजिकल फॉर्म में होती है। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें इसको हम आईपी भी कहते हैं, और उसमें पेटेंट आ जाते हैं, तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट में आता है। तो हमारे 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। फोर्थ आता है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। सो मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट जो है वो एक प्रकार का डेटा है, और हमें पता है जो डेटा होता है वो एसेट होता है, क्योंकि हम डेटा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने टारगेट ऑडियंस को मार्केटिंग कर सकते हैं और उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा एसेट होता है। तो जो मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स है वो भी एक प्रकार का डेटा है, तो और हमारा जो इंटेंजिबल एसेट के अंदर आएगा। तो हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक में पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी पढ़ोगे।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो फाइनेंस कमीशन से पूछा हुआ है। हमें पता है अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन था। उसके मैंने पूछा कि फाइनेंस कमीशन हमें पता है कि वो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उनके बीच में भी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन जो है एक फॉर्मूला ड्राइव करता है किस बेसिस पे किस स्टेट को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और कितने पैसे मिलने चाहिए और किस स्टेट को कम पैसे मिलने चाहिए। तो उसी फॉर्मूले के बारे में पूछा हुआ है कि कौन कौन से पैरामीटर फाइनेंस कमीशन ने इस बार दिए, जिसके हिसाब से उसने पैसे को डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वर्बेटिम मृणाल सर से मिलता है। मृणाल सर का जो सेकंड प्लेयर है बजट, उसके पेज नंबर 381 में आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो। उसमें मृणाल सर ने 15 फाइनेंशियल कमीशन का पूरा फॉर्मूला को दिया हुआ है, कौन कौन से पैरामीटर फाइनेंस कमीशन ने इस बार ड्राइव किए थे रेवेन्यू को शेयर करने के लिए, उस बारे में मृणाल सर ने पूरा समझाया हुआ है। इसीलिए मृणाल सर के नोट्स को स्टैंडर्ड सोर्स लिया है, क्योंकि मृणाल सर के नोट्स में करंट पार्ट भी कवर रहता है और फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन है वो करंट का पार्ट है। रमेश सिंह की बुक में आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में थ्योरी पार्ट तो मिलेगा, लेकिन जो करंट पार्ट है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा, वो आपको मृणाल सर के नोट्स में मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मृणाल सर के नोट्स को प्रेफर करते हैं, और इसलिए मैंने भी आज मृणाल सर के नोट्स को ही रेफरेंस मानते हुए आपको इस क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। तो इसका आंसर हमें वर्बेटिम मिल जाता है, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन नहीं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही करेक्ट कर लिया होगा। अब जो हमारा अगला स्टेटमेंट आता है वो लिखा हुआ है G20 के बारे में पूछा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। अब आप बोलोगे G20 ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, लेकिन हाँ मैं इसको इकोनॉमी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मृणाल सर के नोट्स में ये हमको मिल जाता है। मृणाल सर बहुत हॉलिस्टिकली कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ाते हैं, जिसके नोट्स में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का भी कुछ पार्ट कवर हो जाता है, तो उनके नोट्स में हमें इकोनॉमी के अलावा और भी चीज़ों के सिलेबस कवर हो जाता है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में जो ग्रुपिंग होती है, अलग अलग ग्रुप बनते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उन सब के बारे में मृणाल सर कवर कर देते हैं। तो G20 के बारे में उन्होंने कवर किया हुआ है, जिसका वर्बेटिम आंसर हमको मृणाल सर के थर्ड पिलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट में मिल जाता है, पेज नंबर 596 में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे इसमें पहला स्टेटमेंट तो हमारा सॉल्व हो रहा है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट का क्या, वो तो हमें वर्बेटिम नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं आप सेकंड स्टेटमेंट को एक बार पढ़ के तो देखिए। लिखा हुआ है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यूपीएससी कुछ ऐसे स्टेटमेंट को फ्रेम करता है ऑप्शन में जिसमें वो बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा होता है, एकदम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जता रहा होता है। इस क्वेश्चन में भी यूपीएससी ने सिर्फ दावा नहीं किया हुआ, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जता रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द प्रायोरिटीज है इंडिया की G20 के लिए। अगर वो दावा कर रहा होता तो हम थोड़ा डाउट करते, लेकिन ये वन ऑफ द बोल रहा है, बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा, एकदम कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये यूपीएससी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की ट्रिक भी होती है, ये आपको बहुत सारे टॉपर्स ने भी बताया होगा, क्योंकि यूपीएससी इसमें दावा नहीं कर रहा, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जता रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इस ऑप्शन में यूपीएससी बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी जता रहा है। और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की ये अप्रोच होती है। अब आप बोलोगे ये अप्रोच कहाँ से आई, मेरे को कैसे मालूम चली? मेरे को ये अप्रोच ऐसे मालूम चली, मेरे को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब मैंने ऑब्जर्व किया तब मुझे समझ में आया कि यूपीएससी कुछ ऑप्शन को ऐसे फ्रेम कर रहा है जिसमें सिर्फ वो पॉसिबिलिटी जता रहा, बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहा, और ऐसे ऑप्शन करेक्ट होने के चांस 95% रहते हैं। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, और इस चीज़ को आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये कोई मैजिक वाली बात नहीं है, ये कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ऑप्शन को फ्रेम कर रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखो, जिसमें उसने पॉसिबिलिटी बताई है, एकदम दावा नहीं किया, वो ऑप्शन बिल्कुल जनरली करेक्ट होते हैं। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इस चीज़ से हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन तो हमें वर्बेटिम मिल जाता है, दूसरा हमारा कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा बहुत करेक्ट है, आंसर मिल जाता है आसानी से। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है उसमें यूपीएससी ने पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, लिखा हुआ है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। तो इसका आंसर हमें वर्बेटिम मिल जाता है। मृणाल सर के नोट्स पढ़ोगे या संजीव वर्मा के नोट्स पढ़ोगे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड एक्सपोर्ट में वो 1 पॉइंट के आसपास है, 3.2 नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज़ बहुत बार मेंशन रहती है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी कोई रैंडम नहीं है, इसको आप वर्बेटिम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ है, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज। मैं क्या बोला कि लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो लोकल कंपनी और कुछ फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उनको फ़ायदा मिला हुआ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से। ये स्कीम ऐसी है जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 2020-21 में चालू की थी, और लिखा हुआ है कुछ कंपनियों को और बहुत सारी लोकल कंपनियों को इससे फ़ायदा हुआ है। देखो इसमें यूपीएससी पॉसिबिलिटी जता रहा, कोई दावा नहीं कर रहा। लिखा हुआ है कुछ कंपनियों का नाम लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है, हो सकता है कुछ कंपनियों को फ़ायदा हुआ, कुछ लोकल कंपनियों को फ़ायदा हुआ। तो बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, कॉमन सा स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी जता रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की, स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि 3.2 नहीं है, वो 1 पॉइंट के आसपास है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी बहुत बार मेंशन किया हुआ है, तो आंसर हमारा आता था डी।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो गवर्नमेंट स्कीम से है। गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी अभियान चालू किया था, जिसके बारे में ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। उसी को रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। मृणाल सर के नोट से पढ़ने से आपको एक फायदा और होगा कि मृणाल सर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पिछले कुछ समय में न्यूज़ में रही है उनको तो कवर करते ही हैं, और साथ में पिछले एक साल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है, उनको भी कवर करते हैं। उनके लिए वो अलग से एक कोर्स लेके आते हैं अनअकैडमी में, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल होता है सबके लिए, जिसका नाम है विन सीरीज। विन 23 सीरीज 2023 के लिए थी। उसमें वो सारी गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज़ में रही है, सारे जो इकोनॉमी के करंट अफेयर है उनको कवर करते हैं। तो इसी में उन्होंने 2023 के करंट अफेयर में टीबी मुक्त भारत अभियान को कवर किया था। आपको वर्बेटिम आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको चेक भी कर सकते हैं। मृणाल सर की साइट पे आप इनके हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, और अनअकैडमी से भी आप हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए फ्री होता है। तो अगला क्वेश्चन आता है वो एक और गवर्नमेंट स्कीम से, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कीम ऐसी नहीं है जो करंट में रही है, ये बहुत पुरानी स्कीम है। इसके ऊपर करंट में एक अपडेट आया था, इसलिए इस स्कीम के बारे में यूपीएससी ने इस बार पूछा हुआ लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो 2012 में यूपीएससी ने पूछा था। लिखा था जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम एम्स 2। देखो वर्बेटिम क्वेश्चन 2012 में पूछा गया और उसी के बारे में क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में छोड़ने नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपको स्कीम दी हुई है उस स्कीम को एक बार सर्च करके आपको उसको एक बार पढ़ना है। हो सकता है यूपीएससी उसको कभी भी पूछ ले, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पूछ ले, उसके बारे में कुछ अपडेट आया हो तो पूछ ले। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी स्कीम नाम मेंशन है उसको तो आपको जरूर पढ़ना है, उसके बारे में नोट्स बना लेने, और प्रीलिम्स के पेपर के पहले आपको उसको बहुत एकदम रट के जाना है। तो इस स्कीम को भी मृणाल सर ने अपने नोट में वर्बेटिम कवर किया है। पेज नंबर 1037 जो मृणाल सर का 6th पिलर है एचआरडी से रिलेटेड, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको इस मृणाल सर के नोट से इसके आपको पूरे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाएंगे। 3 ही ऑप्शन के बारे में पता चल पाएगा। एक ऑप्शन जो 2014 में इसके बारे में अपडेट हुआ था उसके बारे में मृणाल सर ने नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आंसर पूरा वर्बेटिम मिलता है। हाँ 50-50% तक आप पहुँच जाओगे, लेकिन इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये स्कीम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेंशन थी। तो इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और यूपीएससी को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें जो प्रीवियस ईयर में स्कीम दी है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी नोट्स में कवर हो या ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात की इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन कन्वेंशनल सोर्स से आए थे। बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन थे जो रैंडम थे मैंने आपको दिखाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कन्वेंशनल सोर्स से आए थे, जो इजीली सॉल्व हो सकते थे मृणाल सर के नोट से, या फिर संजीव वर्मा की बुक से, या फिर रमेश सिंह की बुक से। मेनली मैंने आपको 2 बुक के बारे में बताया, रमेश सिंह की बुक और मृणाल सर की बुक, जिसमें मैंने ज़्यादा फोकस मृणाल सर के नोट्स पे दिया है। और आप सभी को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि मृणाल सर के नोट्स से पढ़िए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और उसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, खासकर जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट 2024 में होने वाला है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन और जो मैं नोट्स शेयर करता हूँ उसमें आपको ईजिली प्राप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।